हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी जनरेशन के बारे में। ये जो डीसी जनरेशन की पूरी सीरीज़ है, ये आपकी पूरी की पूरी डीसी कैसे वर्क करती है, क्यों डीसी जनरेशन पिक्चर में आया और कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, और हम लोग बहुत डिटेल में जाएँगे कि कैसे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उससे जुड़े हुए स्टार्टर्स और लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। तो ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो ये जो सारी डीसी मशीन की शुरुआत है, ये स्टार्ट होती है एडिसन के बल्ब इन्वेंट करने से। ठीक है, एडिसन को आप लोग सब लोग जानते होंगे। एडिसन ने 1880s में पहला बल्ब इन्वेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं एडिसन्स बल्ब। एक बात, खास बात ये है कि एडिसन ऐसे वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसकी इन्वेंशन की थी। बल्ब पहले ही था, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो अर्लियर बल्ब थे यानी कि ओल्ड बल्ब, ठीक है, उसमें दो तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे साइंटिस्ट। कौन कौन से? एक तो वो बर्नट आउट हो जाता था, उनका फिलामेंट वो बर्न हो जाता, जो फिलामेंट था यानी कि जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, जो जलता है, वो बर्न हो जा रहा था। एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा क्या था, लाइफ बहुत कम थी। ठीक है, लाइफ बहुत कम थी, जो भी आप फिलामेंट यूज कर रहे थे उसकी लाइफ बहुत कम थी। इन दोनों प्रॉब्लम को एडिसन ने सॉल्व किया। एडिसन ने अपने बल्ब में सॉल्व किया। वो कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, लाइफ को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, इसके अंदर वैक्यूम यूज करना शुरू कर दिया। वैक्यूम यूज करने से क्या हुआ, जब एयर जो होती है वो, क्योंकि ऑक्सीडेशन और चीज़ों को बर्न आउट करने में हेल्प करती है, तो उन्होंने सबसे पहले एयर को उसके फिलामेंट के आसपास से एग्जिट करा। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्या करा, सेकंड उन्होंने बर्न जो फिलामेंट हो जा रहा था, इसके लिए उन्होंने नए फिलामेंट की खोज करी। जो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि उन्होंने 1000 मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे जो फेल हो गए। ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो बेसिकली इस फिलामेंट को ढूंढने के लिए थे। और ये जो उन्होंने फिलामेंट ढूंढ के निकाला वो था टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो था वो उन्होंने यूज़ करा, और ये बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसके अंदर हम लोगों ने इसको यूज़ करा। इसके खास बात क्या होती है कि ये जलता नहीं है जल्दी। पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग मेटल यूज कर रहे थे। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, तो वो इजीली बर्न आउट कर जा रहा था टेम्परेचर राइज होने पे। टंगस्टन के साथ ये खास बात थी। ठीक है, इसी तरीके का एक एलिमेंट होता है नाइक्रोम, याद रखना नाइक्रोम भी होता है। नाइक्रोम बेसिकली यूज करा जाता है हीटर्स में। खास बात क्यों ऐसा है नाइक्रोम के साथ, खास बात ये होती है कि नाइक्रोम का ये इंफ्रारेड रेजन की एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है एज कंपेयर टू विजिबल। ठीक है, इसीलिए इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड जानते हो, IR इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो हीटिंग के लिए यूज होती है, हीटिंग। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें दुनिया में कभी भी हीट लग रही है तो 100% चांस है वहां से IR रेडिएशन निकल रहा होगा उस बॉडी से। हम लोग खुद एमिट करते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो वो होता है VR, विजिबल रीजन की अगर लाइट है तो तुम्हें वो विजिबल होगी। तो टंगस्टन के साथ खास बात क्या थी कि जब हम इसके करंट पास करवा रहे थे, तो इसमें विजिबल रीजन की लाइट ज़्यादा निकल रही थी इंफ्रारेड के मुकाबले, इसीलिए बल्ब में यूज़ करा गया। नाइक्रोम वायर के साथ क्या था, नाइक्रोम वायर हीटर में यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि IR इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा निकलता है एज कंपेयर टू विजिबल के मुकाबले इंफ्रारेड ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने यूज़ करा नाइक्रोम वायर को हीटर के अंदर। ठीक, अब बात आती है कि चलो ठीक है, एडिसन ने जो पूरा का पूरा किस्सा था, उन्होंने बल्ब बना दिया। अब समस्या क्या थी कि आपने बल्ब आपके पास है, ठीक है, लेकिन आपके लोगों के पास लाइट नहीं है, तो फिर क्या करा जाए, बैटरी से आप बल्ब, अगर आप बैटरी से जलाते हो, बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव लगा के, तो ये एक इसका लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम तक ही आप जला सकते हो। तो बल्ब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। इसके लिए एडिसन ने क्या करा, यहाँ से उन्होंने नींव रखी डीसी जनरेशन की। उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग डीसी जनरेट करें और वही डीसी हम पूरी दुनिया में बांटें, ताकि हमारे बल्ब भी बिकेंगे और डीसी बिकेगा। तो भाई डीसी का बल्ब भी इनका खरीदो एडिसन का, और जनरेशन की सप्लाई भी डीसी, ये एडिसन ही दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो एक तरीके का ये एक उन्होंने सिस्टम शुरू करा था जिसमें कि उनको तो दोनों तरफ से प्रॉफिट था। इसीलिए एडिसन अपने समय के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी थे उस समय, बहुत पैसा उन्होंने कमाया। तो कॉन्सेप्ट तो, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हमारा ये पॉइंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे कि कैसे डीसी जनरेशन उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया और क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गया कि डीसी जनरेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेन जो इसका स्टार्टअप था वो कैसे हुआ। पहले अर्लियर यूज होते थे डायनमोज। ठीक है, पर डायनमोज जो थे उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, और उसी को हम लोग वैसे डीसी जनरेटर कहते हैं, पर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। वो क्या था, क्या बारीकियां थी, और कैसे डीसी जनरेशन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए एडिसन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, और उन्होंने उसे कैसे सॉल्व करा डीसी जनरेशन को। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में इस सीरीज़ में। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डीसी जनरेशन पॉसिबल है।
ओके तो अगर बेसिक की बात करी जाए तो जो मेरे पुरानी लेक्चर सीरीज है बेसिक इलेक्ट्रिकल की और एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये दोनों अगर आपने देख रखी हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। उसके लिए आप ऊपर दिए लिंक या इस पीछे मैं सीरीज के लास्ट में एक लिंक डाल दूंगा, आप उस सीरीज को चेक कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए बेसिक्स की तो बेसिक्स सिंपल सा है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और वो एक मैग्नेट के अंदर या आसपास रखा हुआ है, ठीक। अगर ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है तो मैंने बताया था इसके अंदर कोई भी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। अगर ये कंडक्टर रुका हुआ है तो इसके अंदर कोई भी फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन से कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करा देता हूँ v वेलोसिटी से, तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो इस कंडक्टर को कट करेगा, ठीक। और जैसे ही कट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन। इस सीरीज को बड़ा ध्यान से समझना, ये वाली लाइन बनाने जा रहा हूँ, कनेक्शन जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले होगा फ्लक्स कटिंग, जैसी फ्लक्स कटिंग होगी, ठीक, इस कंडक्टर के मूव होने से तुरंत ही क्या हो जाएगा, फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे। फैराडे पिक्चर में आएंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंडक्शन होगा, कितना होगा, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। जितना ज़्यादा फ्लक्स कट होगा इस कंडक्टर से, ठीक, कितना फ्लक्स कट होगा, तो ये फाई अगर फ्लक्स है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो डेल टी डी टी टाइम में पहुंच गया, ठीक। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो डी फाई फ्लक्स चेंज हुआ और डी टी टाइम में हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा, ठीक है। और अगर सर्किट क्लोज है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर एक क्लोज सर्किट का पार्ट है तो एक करंट आ जाएगा, करंट। और ये जो करंट आएगा इसकी पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा, पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए आ जाएंगे लेंस, ठीक है, लेंस पिक्चर में आ जाएंगे। तो फैराडे आ गए, लेंस आ गए। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपकी जो है ये वर्क करेगी, पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करेगा, ठीक। अगर इन सारी चीजों को तुम्हें बाईपास करना है, ठीक, तो क्या उसका क्या सॉल्यूशन है, बाईपास अगर करना है तो एक ऐसा लॉ जो इन सबको बाईपास करता है मैं बता चुका हूं, वो कौन सा लॉ है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रखना, अगर ये तुम्हें पूरी पिक्चर पास करनी, बाईपास करनी है तो डायरेक्ट आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के बता सकते हो कि इस कंडक्टर के अंदर किस पोलैरिटी का करंट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। तो अगर मैं इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, तो देखो अगेन ये आपके पास मैग्नेट नॉर्थ, ये कंडक्टर है जो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं राइट हैंड रूल की, आप लोग अपना राइट हैंड रूल अगर यूज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो ही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन है इधर की तरफ, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फादर मदर और चाइल्ड किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया फादर। इसको दूसरे पेन से समझा देता हूं, ये हो गया फादर, ठीक है। फादर याद है, मैंने बताया था फादर मदर चाइल्ड से याद रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम कहते हैं चाइल्ड यानी करंट, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। राइट हैंड रूल अगर तुम लगाओगे, सिंपल सा राइट हैंड रूल लो, तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा बता रहा है ये चीज क्या है, ये थंब, अपना थंब अगर इस डायरेक्शन में तुम पॉइंट आउट करोगे और फर्स्ट फिंगर जो है वो यहां रखोगे, फर्स्ट फिंगर अपनी, ठीक है। फर्स्ट फिंगर अगर तुमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिए, थंब इधर लिया है, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही होगी, ये हो जाएगी तुम्हारी मिडिल फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर तुम्हारी तरफ इशारा कर रही होगी, ये आपकी तरफ होगी बाहर निकलते हुए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो यानी कि ये क्या इंड्यूस करंट को बताएगा। तो अगर करंट बाहर आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरो दिखेगा मुझे, डॉट दिखेगा इस एरो का, ठीक है। तो ये डॉट हो गया। यहां से आप डायरेक्टली भी इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हो, किस तरीके से इंड्यूस हो रहा होगा। और बाकी आपने अगर आपको फैराडे से निकालना है तो पहले फैराडे लगाओ, देन क्लोज सर्किट है तो लेंस लगाओ, देन आपको पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी मिलेगी जैसा मैंने बनाई है, जो फ्लेमिंग्स ने अपने राइट हैंड रूल से बता दी। क्लियर हो गया होगा। तो आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके ये कर सकते हो, ये बहुत बेसिक है और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग समझेंगे कि डीसी जनरेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके अगर बात की जाए एक कंटिन्यूस जनरेशन की, तो उसको बड़ा ध्यान से समझना है इसको। मान लेते हैं मेरे पास एक पोल है नॉर्थ, ठीक है, और एक पोल है मेरे पास इधर साउथ, ठीक। और ये मेरे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जो पहले पोजीशन पे यहाँ पे था, ए पोजीशन में, बी पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, सी पे ये मान लेते हैं इस पोजीशन पे आ गया, और डी पे यहाँ पे, एंड देन ई पे। ये इसकी
5 पोजीशन है जिस पे ये आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये बनाएंगे, प्लस नीचे जो है हम इसकी वेव फॉर्म को ट्रैक करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। ये 2 पोजीशन, यानी कि सबसे पहले हम पोजीशन मार्क कर लेते हैं ए, ठीक है, एक बी, सी, डी और इसको ई ले लेते हैं और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 5 पोजीशन है। तो मैं ये देखूंगा कि किस तरीके से ये जो कंडक्टर है वो मूव करेगा और इसका किस तरीके से यहाँ पे वेवफॉर्म बनेगी। तो कंडक्टिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ये ले लेते हैं, सिंपल सा। क्लियर है। अब देखो, जैसे मैंने पिछले लॉ में बताया था, यहाँ वाले ये वाली डायग्राम में देख सकते हो, ये अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है नॉर्थ के सामने, तो यहाँ पे डॉट आ रहा है राइट हैंड रूल से। सेम यहाँ पे देखते हैं, अभी ये जो कंडक्टर है ये क्या है, ये दूर है काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे 0 वोल्ट इंड्यूस होगा, ठीक। उसके बाद ये आगे बढ़ा, यहाँ पे डॉट पोलैरिटी का इंड्यूस होगा राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर आप लगाओगे। फिर जब ये इसको आगे बढ़ाओगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, सी पे पहुंचेगा। यहाँ पे अगेन ये दोनों फ्लक्स के बीच में है, यानी कि नेट फ्लक्स 0, क्योंकि नॉर्थ का फ्लक्स और साउथ का फ्लक्स एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगेन यहाँ पे 0 वोल्ट इंड्यूस होगा। जब ये अगेन इस डायरेक्शन पास होगा, अब आप फिर से राइट हैंड रूल अगर लगाओगे, तो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से अगर नॉर्थ के सामने डॉट है, तो यहाँ पे साउथ के सामने क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। लगा के आप देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है फ्लक्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड, आपसे दूर फिंगल जा रही होगी। ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी, यानी क्रॉस, अंदर जा रही है। डॉट क्रॉस पोलैरिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, ठीक। और अगेन ये क्या होगा, ये अब दूर निकल के इन दोनों मैग्नेट से, तो यहाँ पे अगेन 0 वोल्ट होगा। तो अगर इन सब चीजों को समझने के बाद मैं इसका कर्व प्लॉट करूं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, बी पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक, बी पे मैक्सिमम हो गया। सी पे जब पहुंचेंगे वापस से 0 हो रहा है, तो इसको वापस से 0 कर देंगे। डी पे पहुंचेंगे तो वापस से मैक्सिमम है, लेकिन कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉस है, यानी कि नेगेटिव पोलैरिटी, तो इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचेंगे 0, ई पे वापस से ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये ई पे पहुंच के क्या होगा, ये वापस से ई पे पहुंच के 0 हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम एक कंडक्टर को, एक सिंगल कंडक्टर, ये क्या कौन सा केस है, सिंगल कंडक्टर केस, अगर सिंगल कंडक्टर को तुम मूव कराते हो इस तरीके के सिस्टम में, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक एसी वेव फॉर्म तुम्हें आउटपुट में मिलेगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक एसी वेव फॉर्म तुम्हें, एसी वेव मिलेगी, देखो देखने में। यानी कि अगर नेचुरल मोशन की बात की जाए, तो एक कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है नेचुरली, तो वो एसी को जनरेट करता है। यानी कि एसी इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, एसी इज द, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ नेचर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि एसी जो है इसको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर पूरी की पूरी एसी में काम करती है। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप अपनी लाइफ देख सकते हो, लाइफ में आप हार्ट बीट देख सकते हो। हार्ट बीट वो भी क्या होती है, एसी की तरह वर्क करती है, यानी कि इस तरीके से लपडप साउंड होती है। अगर आप वेव्स की बात करोगे, वेव्स ओशियन की, तो वो भी एसी की तरह वर्क करते हैं। अगर आप बात कर मतलब अल्टरनेटिंग होते हैं। अगर आप इमोशंस की बात करते हो, अपने इमोशंस की, तो वो भी कभी आप खुश होते हो, कभी आप डाउन फील करते हो, कभी खुश, फिर कभी डाउन फील करते हो। अगर आप बात कर लेते हो रेज की, ठीक है, लाइट रेज की, तो वो भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग होती हैं, कभी अप एंड कभी डाउन। तो ये सारी चीजें जो मैं बताया, ये एक लाइफ एनालॉगी है कि लाइफ जो है वो किसको फॉलो करती है, एसी को फॉलो करती है। क्लियर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से पूरी बात समझने वाली ये है कि अगर आप एक सिंगल कंडक्टर लेते हो और उस कंडक्टर को अगर आप मूव कराते हो, एक सिंगल कंडक्टर को इंडिपेंडेंटली मूव कराते हो नॉर्थ और साउथ के आसपास, तो अगर यहाँ से, तो जो आउटपुट वेवफॉर्म ट्रेस होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ई, ठीक है, ये जो देखो, ये जो मैंने वेवफॉर्म बनाई है, ये जो वोल्टेज है वी, ये कौन सा है, ये वो वोल्टेज है जो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो रहा है। इस कंडक्टर के अंदर जो आएगा वोल्टेज, उस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, वो क्या होगा, एसी वेव बनेगा, ठीक है। तो यानी कि नेचर तो भाई एसी सपोर्ट करती है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी, ये नेचर अगर एसी सपोर्ट करती है और एडिसन को बनाना था जनरेटर डीसी, एडिसन को डीसी बनाना था, तो यानी कि उस समय तक मैं एक बात बता दूं, उस समय तक रेक्टिफायर इंड्यूस नहीं हुए थे, पावर रेक्टिफायर्स जो आज के समय में हैं। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो कैसे इसको सॉल्व करा गया, ये भी एक चैलेंज था, एक बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज थी, ठीक। तो इसको हम लोग आने वाले सीरीज में देखेंगे। अच्छा, ये बात हो गई एक कंडक्टर की, सिंगल कंडक्टर समझ में आ गया होगा, एसी कैसे बनती है। अगर मैं बात करूं ईएमएफ जनरेशन इन अ कॉइल, ठीक है, अगर मैं कॉइल के अंदर बात करता हूं, कॉइल में, तो कॉइल क्या होती है भाई, कॉइल की बात करें तो कॉइल इस तरीके से होती है। दो कंडक्टर अगर हैं आपके पास, ये रहे, एक कंडक्टर मान लेते हैं ये है, ठीक है, और एक कंडक्टर ये है,
इस तरीके का, और इसको मैंने एक वायर से जोड़ दिया, तो ये कहलाएगी वन कॉइल। ये एक सिंगल कॉइल होती है। ये कॉइल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉइल पिच और वेव कितनी डिस्टेंस होता है, इन सब को हम लोग डिस्कस बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे वाइंडिंग वाले सीरीज़ में। अभी मैं केवल सिंपल सा बता रहा हूँ एक कॉइल क्या होती है, क्योंकि हमें ईएमएफ जनरेशन देखना कॉइल में कैसे होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक तरीके से मान लेते हैं, एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, कि ये अगर मेरे पास मान लेते हैं नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक सर्कुलर सा रोटर लिया हुआ है, इस तरीके का एक रोटर ले ले रहा हूँ, ठीक, और इसके ऊपर मैंने एक कंडक्टर यहाँ रखा है और एक कंडक्टर यहाँ पे रखा है, ठीक। ये कंडक्टर जो है, ये बेसिकली ये दो कंडक्टर पॉइंट हैं इसी कॉइल के, यानी कि ये कंडक्टर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में पीछे जाके, ये कुछ पीछे जाके इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। और इन दोनों को इतनी दूरी पे रखा है, यानी कि एक कंडक्टर इसकी बात कर रहा हूँ, इसे ए ले लेता हूँ, एक कंडक्टर ये ले रहा हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये ए है, ठीक, और ये बी है। अब यहाँ से एक वायर बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉइल की तरह, तो ये कुछ वायर बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इसे ए ले लेता हूँ इसको, और ये वाला जो वायर है वो बी है, ठीक। तो पहला केस देखते हैं, पहला केस फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मैंने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो ले रखी है इस डायरेक्शन में, ये ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक, इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहला केस क्या है, अगर यहाँ पे आप राइट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, पता होगा कि फोर्स जो होती है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन में होती है। तो अगर ये वेव ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, अपवर्ड हो गई, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सिंपल सी चीज है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फाई हो गई। अगर यहाँ पे राइट हैंड रूल के हिसाब से आप देखोगे, तो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी, अगर यहाँ पे आप रखो, अगर फोर्स की जगह लगाओ थंब, ठीक, और फ्लक्स की जगह लगाओ आप फर्स्ट फिंगर, ठीक है, तो मिडिल फिंगर जो होगी वो किधर की तरफ जाएगी, इनवर्ड जाएगी, मिडिल फिंगर आपकी निकल के आएगी इनवर्ड, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ये आप करके देख सकते हो राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो ये आ गई आपकी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, यानी करंट कहाँ हो रहा होगा, अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है, तो अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, पोलैरिटी क्या ले लूँ मैं, पोलैरिटी ले लेता हूँ मैं इसको क्रॉस, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, और जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से ये क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका डॉट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा डॉट मिल रहा होगा मुझे, ये चीज क्लियर हो गई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, यहाँ ऊपर है तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे होगी, और राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो क्या निकल के आ जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी वो क्या आएगी, डॉट आ जाएगी। और वैसे भी अगर मान लेते हैं एक वायर इस तरीके से है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव यानी करंट की डायरेक्शन सपोर्टिव होगी, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो इस तरीके से मेरे पास डॉट क्रॉस निकल के आ गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये केस 1 था। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा, अगेन मैंने एक मैग्नेट ले ली नॉर्थ, एक यहाँ पे ले ली साउथ, ये ले लिया रोटर, ठीक है। अब मान लेते हैं रोटर घूम चुका है, तो अब कंडक्टर्स यहाँ पे आ गए इस तरीके से, क्लियर हो गया, ये कंडक्टर्स यहाँ पे आ गए ए और बी, ये ए है आपका, इसको वायर निकाल देते हैं, इस तरीके से वायर निकला होगा ये, तो ये वायर ए है, ये वायर बी है, ठीक है, ये ए और बी, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो अपवर्ड पहुंच गए, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इधर की तरफ एफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इधर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब देखो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स दोनों सेम है, तो अब क्या होगा, फ्लक्स कटिंग कितनी होगी, फ्लक्स कटिंग 0 हो जाएगा, फ्लक्स कटिंग 0 होगी, क्यों, क्योंकि अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलरली फ्लक्स कटिंग एक्शन कुछ नहीं होगा, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, तो जैसे एंगल 0 होगा तो आपका 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, 0, ठीक। तो इस पॉइंट पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि 0 वोल्टेज केस, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये वाली जो एक्सिस होगी, यानी कि अगर एंगल फोर्स के बीच में या डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में और फ्लक्स के बीच में अगर एंगल 0 होगा, तो वहां पे आपको कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई फ्लक्स कटिंग एक्शन से तो ईएमएफ होता है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान समझना। अब देखो अब की आपने क्या करा, अगेन एक नॉर्थ मैग्नेट, एक साउथ मैग्नेट, एक मैंने ये रोटर ले लिया, ठीक है। अब की मैंने जो कंडक्टर थे वो घूम चुके हैं, यानी कि कंडक्टर यहाँ से घूम के इधर आ गए हैं,
तो यहाँ पे अब कंडक्टर आ जाएगा, ए वाला जो कंडक्टर था वो यहाँ आ गया और बी वाला कंडक्टर जो था वो यहाँ पहुंच गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर है, तो इसमें फोर्स अपवर्ड, इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी। अगर राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ क्रॉस ही आ रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर कोई कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है, फोर्स ये है, फील्ड ये है फ्लक्स की, तो करंट क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, अंदर की तरफ, यानी क्रॉस। अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस, 100% होगा ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस हो क्यों, क्योंकि देखो अब फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन और फ्लक्स एक दूसरे पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो यस, इस पॉइंट पे भी होगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्योंकि एंगल जो है, एंगल वो कम है, तो ईएमएफ जो होगा वो कम इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? या एंगल समझ लो, या फिर ये कह सकते हो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। अगर मैग्नेट की बात करता हूँ नॉट, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अगर आप किसी और एंगल से हिट करोगे या किसी और पॉइंट पे आओगे तो वहां पे फ्लक्स की पोजीशन, सॉरी जो एंगल होता है, एंगल वो 90 डिग्री की जगह कुछ और एंगल होगा अगर इस फ्लक्स की बात करते हैं। और अगर हम लोग 90 डिग्री कर भी देते हैं, कोशिश ये की जाती है, कैसे की जाती है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे आने वाले सीरीज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हम लोग 90 डिग्री पे क्यों करने चाहते हैं। समझ में आ गया होगा, 90 डिग्री एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 डिग्री पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। याद रखना, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स कटिंग एक्शन मैक्सिमम होगा अगर आप 90 डिग्री पे, दोनों के बीच में 90, यानी कि फोर्स और फ्लक्स इनके बीच में डायरेक्शन 90 है। फोर्स यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर किसी फील्ड में 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, ये कंडक्टर है और ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब जरा एक चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, इस पूरे जो मैंने तीनों चीजें बताई हैं, इन तीनों स्लाइड्स को मैं कंक्लूड कर देता हूं, इसको ध्यान से देखना। यहां से हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं टेबल बना लूं, ठीक है, टेबल बना लूं और टेकिंग, अगर मैं क्या करता हूं, आउटपुट फ्रॉम, अगर मैं अपना आउटपुट लेता हूं ए कॉमा बी से, ए और बी से, तो ए और बी की टेबल बना लेते हैं। तो अगर टेबल की बात करें तो ए बी, ठीक है, इसमें मैं पोलैरिटी की बात करूंगा तो T1, ठीक है, T2 एंड T3, ये तीन केस मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो सबसे पहला अगर केस की बात करें जाए, ये वाला केस था हमारे पास, ठीक, ये वाला केस। इस केस में देखो ए पे क्या था, इस केस में ए पे हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी, सॉरी निगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि देखो ये निगेटिव पोलैरिटी मैं क्यों ले रहा हूँ, अगर आप जनरेटर की बात करते हो, बड़े ध्यान से समझना, अगर जनरेटर की बात करते हो तो जनरेटर हमारे लिए क्या, जो इस टर्मिनल से मान लो अगर करंट वो बाहर दे रहा है और इस टर्मिनल से करंट ले रहा है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप क्या कहोगे, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो बाहर आता करंट क्या दिखाएगा, डॉट की तरह, और अंदर आता करंट क्या दिखेगा, क्रॉस की तरह। अगर जनरेटर है तो जनरेटर क्योंकि सप्लाई बाहर देता है ना इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब वो बाहर देगा तो पॉजिटिव पोलैरिटी उसकी जहां से करंट निकल रहा होगा वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और ये आपकी क्या होगी, ए की निगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो जरा प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, तो भाई इस केस में ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। वापस चलते हैं सेकंड केस में, भाई यहाँ पे तो कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा तो ईएमएफ इक्वल टू कितना था, 0 था, तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं। नेक्स्ट केस चलते हैं, नेक्स्ट केस था हमारा लास्ट केस जो अभी मैंने देखा था, कि अब क्या हुआ, ए और बी की पोजीशन जो थी वो इंटरचेंज हो गई है, बी यहाँ चला गया, ए यहाँ पे, ए की पोलैरिटी बाहर निकल रहा है यानी कि पॉजिटिव, बी की पोलैरिटी अंदर जा रहा है यानी कि निगेटिव। ठीक है, तो अब जरा इसको टेबल को फॉर्म कर देते हैं, तो अभी टेबल यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो इस चीज को, यहाँ से ये टेबल आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इससे क्या आउटपुट निकला, तो आउटपुट भैया ये निकल के आया कि ए जो है वो एक बार निगेटिव हो रहा है, अगली बार वो पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग है। ठीक है, ए और बी दोनों अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेट है, यानी कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ए और बी में, वो कैसा हो रहा है, अल्टरनेट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अल्टरनेट। यानी कि हम जो चाह रहे थे एडिशन की डीसी मिले, वो डीसी नहीं मिल रही है, बल्कि कौन सी मिल रही है, हमें एसी मिलने लग रही है। क्लियर हो रहा होगा ये चीज, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, एसी मिलने लग रही है मुझे, एसी। देखो एसी है ये, अगर इसकी वेवफॉर्म में प्लॉट कर दूं, अगर इसकी वेवफॉर्म प्लॉट करूं तो देखो वो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। वेवफॉर्म अगर बना लो तो 0 पे ये मतलब एक पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पे T1 पे यहाँ पे है, ठीक है, अगली बार T2 पे ये इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हो रहा है, और इसको अगर कंप्लीट करोगे तो एसी बनेगी। तो यानी कि यहाँ से, और वैसे भी जो नेचर की लैंग्वेज है वो एसी है,
ठीक। तो इससे ये कंक्लूड निकला कि अगर आप डीसी जनरेटर नॉर्मल जनरेशन करने की कोशिश करोगे कंडक्टर को मूव करा के किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे क्या निकल के आएगा, अल्टरनेटिंग करंट निकलेगा, एसी बनेगी। ठीक। तो जरा इस पूरे जो हमने सीखा है इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले एडिसन का भैया जो बल्ब था उससे सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक, जनरेशन डीसी का। नेक्स्ट हमने सारा का सारा क्या, राइट हैंड रूल, यानी कि अगर आपको डीसी जनरेशन सीखना है, डीसी जनरेशन, तो उसके लिए राइट हैंड रूल में आपकी महारत होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए राइट हैंड रूल से। क्लियर है। तीसरा हमने सीखा कि भैया एसी इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर है। ये मैंने कई तरीके से बताया, सिंगल कंडक्टर में भी मैंने ये देखा, सिंगल कंडक्टर केस, कि भाई अगर सिंगल कंडक्टर को मूव कराओगे नॉर्थ और साउथ के बीच में तो वहां पे क्या बनेगी, एसी बनेगी। वहीं पे मैंने एक कॉइल भी देखी, कॉइल यानी कि टू कंडक्टर्स, अगर दो कंडक्टर वाली एक कॉइल बनाओगे इस तरीके की कॉइल, उसको मूव कराओगे तो वहां पे भी एसी बनेगी। ये वाला केस, ये केस ये बता रहा है, ये कॉइल का केस था। देखो कॉइल में भी एसी बन के आ रही है आपके सामने। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग पोलैरिटी है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि भैया प्रॉब्लम क्या है डीसी जनरेशन में अगर एडिसन के सामने। तो पहला चैलेंज निकल के आया कि भाई कैसे आप एक रोटेटरी पार्ट को एक स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज भाई, अगर मैं इस कंडक्टर को मूव करा रहा हूँ गोल गोल, ठीक है, और इसके वायर जो है ए और बी, एक बार यहाँ पे है, अगली बार ए यहाँ जा रहा है, एक बार बी यहाँ जा रहा है, जब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो आपके घर का वायर तो भाई स्टेशनरी है, घर का जो बल्ब है वो तुम्हारा फिक्स है, एक बार उसमें वायर लगा दिया तो वो रोटेट नहीं करेगा ना। अगर तुम इस अपने वायर को नॉर्मली इस ए से और इस बी से कनेक्ट कर दो तो ये दो घूम के क्या होगा, क्रॉस करके फंस जाएगी, मोटर आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तार टूट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े चैलेंज जो था कि कैसे आप एक रोटेटरी पार्ट को एक स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट करोगे। यानी कि देखो हमने क्या सीखा कि जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, चलो एसी आ रहा है, चलो देखते हैं, एसी आ रहा है, चलो एसी ले लेते हैं, एसी आ गया। अब लेकिन इस ईएमएफ को बाहर कैसे लोगे, क्योंकि ये जो कंडक्टर इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बाहर लेने के लिए तुम्हें इसे वायर से जोड़ना पड़ेगा, और जब भैया इसको वायर से जोड़ोगे तो वायर भी तो इसके साथ मूव करेगा, और जब ये वायर मूव करेगा तो वायर टूट जाएगा। कभी भी तुम एक स्टेशनरी को एक रोटेटरी से जोड़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज, कैसे आप एक घूमती हुई चीज को, जो कि जनरेटर क्योंकि घूमेगा, और आपका जो बाहर सप्लाई है यानी कि जो घर की वायरिंग है वो क्या है, वो स्टेशनरी है। तो भैया वायरिंग स्टेशनरी और जनरेटर घूमता हुआ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आया निकल के। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, कि भैया पोलैरिटी को फिक्स कैसे करोगे। अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करोगे। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि फिक्स पोलैरिटी। ठीक है, बैटरी की खरीद के लाते हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बना होता है, इसका मतलब है बैटरी हमेशा पॉजिटिव इस टर्मिनल से और नेगेटिव इस टर्मिनल से देगी। ठीक है, तो फिक्स पोलैरिटी हो गई। ठीक, ये कैसे करोगे, क्योंकि भैया डीसी जनरेशन जब तुम करने चल रहे हो कंडक्टर के मोशन से, इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्टर को अगर मूव करा के आप डीसी जनरेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, अल्टरनेटिंग पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये क्योंकि भाई लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर का ये तरीका ही यही है। ठीक है, तो यानी कि एसी आएगी कभी भी अगर आप कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर मूव कराओगे, या मैग्नेट को मूव कराओगे कंडक्टर के आसपास, या कंडक्टर को मूव कराओगे, कोई भी चीज कर लो, जब भी फैराडे लगेंगे, याद रखना, जब भी फैराडे लॉ से काम होगा तो वहां पे एसी ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन था कि भाई कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करें एडिसन के सामने, जबकि हमारे पास पावर कन्वर्टर नहीं है। उस समय तक पावर रेक्टिफायर पिक्चर में नहीं आए थे। ठीक है, तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी इंजीनियर्स ने, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, डीसी मशीन्स में क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे एक एक करके इंजीनियर्स ने उन्हें सॉल्व करा, इस पूरी सीरीज में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।